सभी विद्यार्थियों का नमस्कार और स्वागत है मेरे YouTube चैनल जगरूप सिंह जियोग्राफी में। एनसीईआरटी की श्रृंखला में हम पाठ 5 के आज पाठ 2 विषय में कृषि यानी एग्रीकल्चर पर बात करने वाले हैं। एक बड़ा लंबा चौड़ा बिंदु जो कि काफी कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। एग्रीकल्चर एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी भूमि पर बीज बोने से लेकर उसके उगने, खेत की जुताई, निराई, गुड़ाई, इसके अलावा उस फसल के उत्पादन व उस फसल को बाजार में बेचने की संपूर्ण व्यवस्था जो शामिल की जाती है वो कृषि कहलाती है। हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में जो कृषि के बिंदु हैं वो कुल 8 प्रकार की कृषि बांटी गई है, जिसमें आदिमकालीन कृषि से लेकर या स्थानांतरित कृषि से लेकर वर्तमान में सहकारी और सामुदायिक कृषि तक का जो पार्ट है वो इसमें पूरे रूप से शामिल है। इसमें गहन निर्वाह कृषि, डेयरी कृषि, बागायती कृषि, रोपण कृषि, मिश्रित कृषि, इन सभी 8 प्रकार की एग्रीकल्चर पर बात करेंगे। वैसे अगर हम दुनिया में कृषि के प्रदेशों या प्रकारों का एक बड़ा विभाजन देखें तो डर्वेंट विक्टसी ने सन 1936 में अपनी पुस्तक मेजर एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द वर्ल्ड में दुनिया को 13 कृषि प्रदेशों में बांटा है। वैसे हमने आरएस अगर कंपटीशन एग्जाम को देखकर देखें तो कृषि के प्रकार वहां भी जो है प्री के सिलेबस में मर्ज किए गए हैं। तो आज हम इसी कृषि पर बात करेंगे पूर्ण रूप से स्तर पर, परंतु हम सिर्फ एनसीईआरटी की किताब के हिसाब से ही इसे देखेंगे। तो मैंने जैसे कृषि की पहले बात की, कृषि की परिभाषा जो सामान्य तौर पर अगर हम बात करें तो किसी भूमि में बीज बोने, उस भूमि की निराई, जुताई, गुड़ाई या उस पर सिंचाई की व्यवस्था के साथ उसका पौधा बनने, उस फसल के उत्पादन और उस फसल को बाजार में बेचने की सारी व्यवस्था एग्रीकल्चर या कृषि कहलाती है। हमारे सिलेबस में कृषि के प्रकार हैं तो हम कृषि के प्रकारों पर ही बात करेंगे। तो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि के प्रकार। प्राचीन समय में जब मानव चरवाहा था तो वो चल चल कर जहां रहता वहां कुछ खेती वगैरह या कुछ भूमि पर फसल का उत्पादन करता, जो कि संपूर्ण उसका जो प्रकार था वो अपने जीवन निर्वाह के लिए या अपने परिवार के भरण पोषण के लिए था। परंतु जैसे जैसे कृषि व्यापारिक होती गई तो फसलों को बेचने के साथ उनसे लाभ कमाने का भी जो प्रमुख बिंदु है वो शामिल होता गया एग्रीकल्चर में। परंतु कृषि के इस बदलते स्वरूप के साथ बहुत सी समस्याएं भी पैदा हुई। कृषि के बढ़ते स्वरूप के साथ जनसंख्या बढ़ने से कृषि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता गया, जिससे हमने बहुत सी मानवीय बस्तियां बसाने के लिए जंगलों को साफ किया, कृषि भूमि को बढ़ावा दिया गया। परंतु धीरे धीरे कृषि पर रासायनिक उर्वरकों के साथ भूमि का निम्नीकरण, मृदा का निम्नीकरण जैसी समस्याएं भी पैदा होती गई। परंतु प्राचीन समय में सबसे पहली जो आपके सिलेबस में कृषि है, हम प्रकारों की बात करते हैं। पहले सबसे पहली कृषि है उसका नाम है आदिमकालीन निर्वाह कृषि। आदिकालीन निर्वाह कृषि, इसको आप प्राचीन निर्वाह कृषि, प्राचीन जीवन निर्वाह कृषि या स्थानांतरित कृषि भी कह सकते हैं, या स्थानांतरित कृषि भी कह सकते हैं। तो पहला अपने सिलेबस में जो कृषि का स्वरूप है वो ये है। दूसरा हमारे सिलेबस में कृषि का स्वरूप है वो है गहन निर्वाह कृषि, डेंस एग्रीकल्चर। और इस गहन निर्वाह कृषि को एक अन्य नाम सघन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य रूप से दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में इस कृषि को 2 भागों में बांटा गया है। इस कृषि के 2 प्रकार है, चावल प्रधान गहन कृषि, जिन एरियो में चावल प्रमुख फसल है
और दूसरी है चावल विहीन गहन कृषि, जिन एरियो में चावल प्रमुख फसल नहीं है जबकि गेहूं, जौ, सरसों ये प्रमुख फसल है। चावल विहीन गहन कृषि। अगर आप विटलसी के कृषि प्रदेशों का विभाजन देखेंगे तो उसने इस दोनों फसलों को, दोनों प्रकार की एग्रीकल्चर को अलग अलग तरीके से पढ़ाया है। हमारे सिलेबस में तीसरी एग्रीकल्चर दे रखी है रोपण कृषि। ब्रिटेन उपनिवेशवाद से शुरू हुई ये एग्रीकल्चर काफी हद तक विकसित समाज द्वारा अर्धविकसित समाजों के ऊपर भार को लेकर चलती रही। फसलों का उत्पादन उष्णकटिबंध से होता रहा, परंतु इनका प्रयोग या उपयोगकर्ता शीतोष्ण कटिबंधीय देश रहे। ब्राजील में कॉफी के बागान, मलेशिया से रबड़ या लैटिन अमेरिकी कंट्री से कहवा, कोको का उत्पादन यूरोपियन वासियों ने अपने लाभ के लिए करवाया। इसी कृषि में दास व्यापार की व्यवस्था जो है बड़ी फेमस रही। इस पर डिटेल से बात करेंगे कि किस किस देश में क्या क्या रहा। चौथी कृषि जो है वो है विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि। बिल्कुल सघन कृषि के विपरीत, अगर आप सघन कृषि को देखें तो सघन कृषि के विपरीत एक व्यवस्था चलती है जिसको कि विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि कहते हैं। हम ऊपर की तीनों फसलें, तीनों प्रकार की कृषि देखें, सॉरी फसलें नहीं, तीनों प्रकार की कृषि देखें तो खेतों का आकार छोटा होता है, परंतु विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि में खेतों का आकार बड़ा होगा, एक फसली कृषि होगी। सब पर डिटेल से विशेषताओं पर बात करेंगे, पेपर में किस हिसाब से प्रश्न आता है बिल्कुल एग्जैक्ट। अगला कृषि जो हमारे सिलेबस में है वो है मिश्रित कृषि। अब कई बार विद्यार्थी यहां जो उत्तरगत लिखते हैं, मिश्रित कृषि का मतलब कभी भी अलग अलग फसलों के बोने से नहीं होता। मिश्रित कृषि का मतलब होता है कि जब कृषि और पशुपालन साथ में किया जाए। तीन खेत प्रणाली पर बेस्ड ये एग्रीकल्चर क्या है, क्या विशेषताएं हैं, ये हमारी पांचवी कृषि है। छठी कृषि हमारे सिलेबस में दे रखी है डेयरी कृषि, डेयरी फार्मिंग, दुग्ध उत्पादों से संबंधित है। सातवीं कृषि है भूमध्य सागरीय कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि। और आठवीं और अंतिम एग्रीकल्चर हमारे सिलेबस में दे रखी है वो है बाजार के लिए खेती व उद्यान कृषि। बाजार के लिए खेती व उद्यान कृषि। इसके साथ दो कृषि और दे रखी है, सहकारी कृषि और 10वें प्रकार की एग्रीकल्चर सिलेबस में दे रखी है हमारे यहां सामूहिक कृषि। सोवियत संघ और डेनमार्को में इन दोनों प्रकार की कृषि का स्वरूप पाया जाता है। ये 10 एग्रीकल्चर हमारे सिलेबस में लिखी गई है। तो पहली है आदिमकालीन या जीवन निर्वाह प्राचीन तरीके का और स्थानांतरित कृषि, इसके किन किन देशों में क्या क्या नाम है वो। दूसरी है गहन निर्वाह कृषि या सघन कृषि, जिसके दो पार्ट पढ़ेंगे हम, चावल प्रधान और चावल विहीन। दोनों को अलग करने वाली वर्षा रेखा 100 सेंटीमीटर की होती है। तीसरी एग्रीकल्चर है रोपण कृषि, फिर विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, बाजार के लिए खेती व उद्यान कृषि, सहकारी और सामूहिक कृषि। ये कुल 10 प्रकार की एग्रीकल्चर जो है वो हमारे सिलेबस में है। अब हम एक एक एग्रीकल्चर पर डिटेल से बात करेंगे कि क्या क्या प्रमुख प्रमुख बातें हैं और ये विश्व में कहां पाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आदिकालीन निर्वाह कृषि। आदिकालीन निर्वाह कृषि जिसके क्या क्या स्वरूप है, इसी कृषि को एक अन्य नाम
स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है। स्थानांतरित का मतलब खेतों को बार बार चेंज करना। सामान्य रूप से आदिम जनजातियां इस प्रकार की एग्रीकल्चर करती हैं कि जब वो अपने पशुओं के साथ किसी अन्य जगह पर जाती है तो वहां खेतों को साफ करके, या सॉरी भूमि को साफ करके वहां खेत बनाकर उस पर फसल बोई जाती है। 4 से 5 वर्ष तक उस भूमि पर खेती करते हैं, फिर वहां से किसी अन्य जगह पर जाकर फिर खेतों को साफ करेंगे, फिर वहां कृषि का स्वरूप करेंगे। इस प्रकार की कृषि के स्वरूप जो है वो देखे जाते हैं। इसके बाद में इसी कृषि को एक अन्य नाम कर्तन व दहन प्रणाली, कर्तन व दहन प्रणाली, इसी कृषि को झाड़ व फूग कृषि, इसी कृषि को काटो और जलाओ कृषि, और इसी कृषि को एक अन्य नाम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस कृषि के नाम मतलब क्या है? कुछ जगह पर जनजातियां खेती करती हैं, इस जगह पर खेती करने के बाद 4 से 5 वर्ष तक ये किसी अन्य जगह पर जाकर फिर खेती करती हैं, और जाते वक्त यहाँ की बची हुई वनस्पति को क्या लगा देती है? ये आग लगा देती है, क्योंकि जब पुनः 4 से 5 वर्ष बाद इस जगह पर वो आए तो वो जो राख है वो उर्वरक का कार्य जो है खेती की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा दे। सामान्य रूप से इसका झूम चक्र वर्तमान में छोटा होता जा रहा है। इस कृषि पर बात करते हैं। पहले आदिमकालीन जीवन निर्वाह कृषि, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। पहली बात, पहली विशेषता उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आदिम जनजातियों द्वारा की जाती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आदिम जनजातियों द्वारा यह कृषि की जाती है। दूसरी बात, क्षेत्र है अफ्रीका, दक्षिणी व मध्य अमेरिका। हम डिटेल से बात करेंगे। अफ्रीका पहला, दूसरा मध्य व दक्षिणी अमेरिका, और इसी से के साथ तीसरा है दक्षिणी पूर्वी एशिया। ये इसके 3 क्षेत्र हैं। बड़े स्तर पर हम विशेषताओं के साथ कृषि के प्रमुख नामों पर भी बात करेंगे कि वियतनाम में रे कहते हैं, फिलीपींस में केंगिन कहते हैं, इन सब पर। तीसरी विशेषता है खेतों का आकार छोटा होता है। खेतों या जोतों, कई जगह ये नाम लिखा होगा, खेतों या जोतों का आकार छोटा होता है। चौथी विशेषता, संपूर्ण परिवार श्रम करता है। किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरक का, किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता। सिर्फ परिवार का भरण पोषण के लिए, सिर्फ परिवार के भरण पोषण के लिए ये एग्रीकल्चर की जाती है, ध्यान रखेंगे। सातवीं विशेषता, पुराने औजारों का प्रयोग किया जाता है। पुराने औजारों का प्रयोग किया जाता है, कुदाली, लकड़ी, इन सब से कृषि की जाती है। चलिए, झूम चक्कर, अब मैं कहा था कि जब ये किसी खेत पर जाएंगे, पुणे से इस खेत पर आएंगे, सामान्य तौर पर 4 से 5 वर्ष या कई बार 5 से 20 वर्ष तक के बीच का झूम चक्कर होता है। परंतु धीरे धीरे ये झूम चक्कर छोटा होता जा रहा है। इस कृषि की एक समस्या आप ध्यान रखेंगे। समस्या ये है कि झूम चक्कर छोटा होता जा रहा है। झूम चक्कर छोटा होता जा रहा है, ध्यान रखेंगे। अब हम एक तो इसके मैप पर बात करते हैं कि कौन कौन से मैप हैं और किस किस एरिया में एग्रीकल्चर होती है। चलिए,
ज्यादातर पर आपको ये एरिया जो है इस कृषि में देखने को मिलेगा। हम कुछ विशेष नाम इनके ध्यान रखेंगे। इस कृषि को ब्राजील में रोका कहा जाता है। ब्राजील में क्या कहा जाता है? रोका। मध्य अमेरिका और मैक्सिको में इसे कहा जाता है मिल्पा। इंडोनेशिया में इसे कहा जाता है लदांग। भारत में इसे कहा जाता है झूमिंग। श्रीलंका में इसे कहा जाता है चेना। फिलीपींस में इसे कहा जाता है केंगिन। वियतनाम में कहते हैं रे। मेडागास्कर में कहते हैं टावी। मेडागास्कर में कहते हैं इसे टावी। ठीक है, भारत में जूमिंग और भी अन्य छोटे मोटे और नाम होंगे। वेनेजुएला में कहते हैं कोनुको। कोनुको। सूडान में कहते हैं नगासू। ये कुछ हम इनके नाम जो है विशेष ध्यान रखेंगे कि मध्य अमेरिका और मैक्सिको में कहते हैं मिल्पा, ब्राजील में कहते हैं रोका, वेनेजुएला में कहते हैं कोनुको, सूडान में नगासू, मेडागास्कर में टावी, मध्य अफ्रीका में भी लदांग कहते हैं, श्रीलंका में चैना, भारत में झूमिंग, वियतनाम में रे, फिलीपींस में केंगिन और इंडोनेशिया में इसे लदांग नाम से जाना जाता है। ये कुछ नाम है स्थानांतरित कृषि के। ये हमारा पहला जो था कौन सी कृषि? आदिमकालीन निर्वाह कृषि की विशेषताएं प्लस मैप पर इनका प्रदर्शन। चलिए हम अगले बिंदु पर बात करते हैं। दूसरी कृषि है हमारे पास, उसका नाम है गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि क्या है, क्या प्रमुख विशेषताएं हैं इसकी, इस पर बात करते हैं। चलिए, सामान्य रूप से गहन कृषि आपको मानसून एशिया में देखने को मिलेगी, यानी दक्षिणी पूर्वी एशिया के भागों में देखने को मिलेगी जिन देशों में जनसंख्या अधिक है। अब यहां भी खेतों का आकार छोटा होता है, परंतु यहां ऋतु अनुसार फसलें बोई जाती हैं। जनसंख्या पर कृषि का दबाव अधिक होता है और कृषि के दबाव अधिक होने से जो है खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते, भूमि पड़ती नहीं छोड़ी जाती और पूरे वर्ष रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके इस पर खेती की जाती है। तो मानसून एशिया प्रसिद्ध है और इस कृषि को आपके सिलेबस के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। पहला है चावल प्रधान गहन कृषि, जिन एरियो में चावल प्रमुख फसल है, और ये एरिये सामान्य तौर पर आपको मानसून एशिया के 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। इसी के साथ इस कृषि का दूसरा पार्ट है चावल विहीन गहन कृषि। और ये कृषि आपको 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, जहां ज्वार, बाजरा
और गेहूं जो है वो प्रमुख फसल है। तो पहला एरिया, जिन एरियो में चावल है, चलिए बात करते हैं। अब इसकी विशेषता भी भाई अधिक जनसंख्या के कारण, क्योंकि पूरा एशिया सघन जनसंख्या का दक्षिणी पूर्वी एशिया, अधिक जनसंख्या के कारण खेतों का आकार क्या होता है, छोटा होता है, जोतों का आकार छोटा होता है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, कृषि कार्य में संपूर्ण परिवार कार्य करता है, संपूर्ण परिवार श्रम के रूप में काम करता है। इसके अलावा तीसरी विशेषता, यंत्रों की अपेक्षा मानवीय श्रम को अधिक महत्व देते हैं, मानवीय श्रम का महत्व अधिक है। चौथी विशेषता, उर्वरक बनाए रखने के लिए, भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए पशु खाद या गोबर खाद या हरी खाद का प्रयोग करते हैं। सेम टू सेम विशेषता उसकी है, परंतु एक माइनर प्लस अंतर है, वो बात करेंगे हम। अब आपको सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है, चावल या गहन निर्वाह कृषि में आपको ध्यान रखना है कि प्रति इकाई या प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है वो ज्यादा होता है। वो क्या होता है, ज्यादा होता है, परंतु विपरीत बात ध्यान रखनी है, प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है। प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या होता है, कम होता है। क्यों? अब मान लीजिए सामान्य तौर पर हमारे एरिया में इस प्रकार की एग्रीकल्चर का स्वरूप देखने को मिलता है। अब होता है क्या इस एग्रीकल्चर में, मान लीजिए हमारे पास ये एक खेत है। हमारे भारत में सामान्य रूप से 3 ऋतुओं में कृषि की जाती है, खरीफ, रबी और जायद। इस खेत पर मैंने खरीफ की ऋतु में एक फसल ली, पुनः दूसरी ऋतु में मैंने इसी खेत पर एक फसल ली, फिर जायद ऋतु में भी इस पर एक फसल ली। एक खेत पर एक भूमि से कितने बार उत्पादन हो रहा है एक साल में? 3 बार। सामान्य रूप से बोइड होता है शस्य गहनता। ध्यान रख लेंगे क्या होता है ये शस्य गहनता का मतलब है एक किसान एक कृषि वर्ष में एक खेत से कितना उत्पादन ले रहा है। एक किसान एक कृषि वर्ष में एक खेत से कितना उत्पादन ले रहा है, ये जितना ज्यादा होगा शस्य गहनता उतनी ज्यादा होगी। तो हमारे यहाँ एक खेत से कितनी बार उत्पादन हो रहा है? 3 बार। तो प्रति हेक्टेयर में उत्पादन देखो, 3 बारी भूमि को यूज करने से प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या हो जाएगा? ज्यादा। परंतु जनसंख्या अधिक होने से प्रति व्यक्ति उत्पादन हमारे यहाँ कम रहता है। तो ये इस कृषि की सबसे मेन विशेषता है, पेपर में बहुत बार पूछी जाती है कि किस कृषि में प्रति व्यक्ति उत्पादन कम और प्रति इकाई उत्पादन या प्रति हेक्टेयर उत्पादन ज्यादा होता है। तो उत्तर है गहन कृषि। बढ़िया विशेषता ध्यान रखेंगे दोनों प्रकार की एग्रीकल्चर। अब क्या होता है, जिन एरियो में जलवायु के कारणों से, मिट्टी के कारणों से और उत्पादन के कारणों से चावल की फसल उगाना संभव नहीं होता, उन एरियो में चावल विहीन गहन कृषि की जाती है, जिसमें गेहूं की एग्रीकल्चर सबसे प्रसिद्ध है। इसके अलावा सोयाबीन और जौ की फसल भी इन एरियो में बोई जाती है, ये हम ध्यान रखेंगे। और इसमें है उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया और जापान। ध्यान रखेंगे इसमें है उत्तरी चीन, जापान, कोरिया। साथ में भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्र, भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्र, वहां भी गेहूं प्रमुख रूप से बोया जाता है। तो इसके अलावा हमारे भारत में क्या है, हम भारतीय कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अगर बात करें तो एक तो आप उत्तर प्रदेश के आसपास का एरिया देखिए, उसका दक्षिणी भाग जहां वर्षा कम है वहां गेहूं बोया जा रहा है। जैसे आप राजस्थान के शुष्क भागों में जाते हैं तो वहां आपको ज्वार व बाजरा बोया मिलता है, वहां आपको ज्वार व बाजरे की फसल देखने को मिलती है। दूसरा, इस कृषि में सिंचाई से फसलें बोई जाती हैं। एक माइन्यूट सा अंतर है, सभी विशेषताएं, खेतों का आकार छोटा होगा, कृषि में संपूर्ण परिवार कार्य करेगा, मानवीय श्रम की
का महत्व अधिक होता है। उर्वरता में हम पशु खाद, गोबर खाद का प्रयोग करते हैं, परंतु जलवायु, मृदा व उत्पादन के कारण, इस कारकों के कारण जहां चावल की फसल नहीं बोई जा सकती वहां गेहूं, सोयाबीन, जौ, सोरपम ये सब फसलें बोई जाती हैं। उत्तरी चीन, उत्तरी जापान, कोरिया का जो एरिया है वो इस प्रकार की फसल के लिए फेमस है। भारत में भी सिंधु गंगा के मैदान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में ज्वार और बाजरा, गेहूं, जबकि अर्धशुष्क क्षेत्रों में ज्वार व बाजरा प्रमुख रूप से बोया जाता है। ये हमारी दूसरी प्रकार की एग्रीकल्चर थी। परंतु आपको जानना है चावल विहीन गहन कृषि में किसका प्रयोग हो रहा है? सिंचाई का प्रयोग हो रहा है। ये हमारी दूसरी एग्रीकल्चर गहन निर्वाह कृषि पूरी होती है। अब हम तीसरी एग्रीकल्चर पे बात करते हैं जिसका नाम है रोपण कृषि। रोपण कृषि, बागाती कृषि, उपनिवेश काल के दौरान ब्रिटेन वासियों ने, पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसी वासियों ने अफ्रीकी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बहुत सी ऐसी फसलों को बोया जिनका उत्पादन शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में नहीं होता, और उन शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर जो है इन फसलों को ले जाया गया यहाँ से। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इनका कोई भी उपयोग करता नहीं रहा। उत्पादन तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से होता रहा, परंतु उपयोगकर्ता शीतोष्ण कटिबंधीय देश रहे। तो एक विकसित देशों द्वारा एक अर्ध विकसित समाज पर की जाने वाली कृषि जो है रोपण कृषि है, जिसे बगाती कृषि भी कहते हैं। और इसी कृषि को थॉमसन ने सैनिक कृषि का नाम दिया है। अब इस पर बात करते हैं क्या है, किस काल के दौरान है, कुछ विशेषताएं। पहली बात, इसका विकास जो है उपनिवेश काल के दौरान हुआ, जब ब्रिटेन विश्व पर राज कर रहा था। इसका विकास उपनिवेश काल के दौरान हुआ। इसका विकास उपनिवेश काल के दौरान हुआ तथा यह कृषि बड़े स्तर पर, वृहद स्तर पर लाभ को प्रोत्साहित करती है। बड़े स्तर पर लाभ को प्रोत्साहित करती है ये एग्रीकल्चर। तीसरा, इस कृषि की विशेषता क्या है? इस कृषि को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में किया गया, जहां चाय, कहवा, कोको, नारियल, ताड़, गन्ना, रबड़, ये सब फसलें जो है जो कि ठंडे क्षेत्रों में नहीं होती, गर्म एरिया में होती है। केला आप ले लेंगे, साथ में अनानास को ले लीजिए। इन सब फसलों को इन क्षेत्रों में यूरोप वासियों ने अपने राज के दौरान उगाया और इसका प्रयोग कहां किया? शीतोष्ण कटिबंधीय देशों में किया। तो इसमें यह फसलें बोई गई। इस कृषि में खेतों का आकार विस्तृत होता है, बड़े स्तर पर बाग बनाए जाते हैं, खेतों का आकार विस्तृत होता है। पांचवी विशेषता इस कृषि की है, ध्यान रखेंगे कि अधिक पूंजी, तो पैसा बहुत लगता है, अधिक पूंजी, अधिक निवेश, उच्च तकनीक, तकनीक बड़ी होनी चाहिए, अगर फल खराब नहीं हो, जो भी है, उच्च तकनीक, उच्च प्रबंधन की आवश्यकता होती है, कुशलता, इन सब की आवश्यकता इस कृषि में होती है। अगली बात, अत्यधिक श्रम का प्रयोग किया जाता है, लेबर, अत्यधिक श्रम का प्रयोग किया जाता है। लेबर आपको इसमें अत्यधिक चाहिए, और वो भी कौन सा? सस्ता श्रम, सस्ता श्रम। और इसी पर आधारित एक घटना रही विश्व में, दास व्यापार। हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार में इस पर बात करके आए हैं। एक लंबा चौड़ा काल रहा दास व्यापार का। तो उस दास व्यापार के दौरान इन श्रमिकों का उपयोग जो है वो इस प्रकार की कृषि में किया गया। ध्यान रखेंगे इस बात को भी हम। इसके अलावा यातायात अत्यधिक चाहिए, क्योंकि फ्रूट जो है बहुत जल्दी खराब होते हैं। यातायात का प्रबंधन होना चाहिए अच्छे तरीके का। और इसके अलावा हम कुछ एरिया पर बात करेंगे कि क्या क्या है। फिर से
विश्व वाले मैप पर चलते हैं, वही बात करेंगे इसके ऊपर हम। एक ये मिटाने वाला भी, मैं बोला था ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया इसको मिटाने पर। चलिए छोड़िए, इससे बात करते हैं। चलिए कहाँ कहाँ की गई, क्या क्या प्रमुख नाम है, हम इसे नीले पेन से शो कर लेते हैं या हरे पेन से। चलिए क्या क्या प्रमुख नामकरण रहा, क्या क्या एरिया इसके प्रमुख रहे, उस पर बात करते हैं। चलिए सबसे पहला, पश्चिमी अफ्रीका में फ्रांसीसी वासियों ने, पश्चिमी अफ्रीका में फ्रांसीसी वासियों ने, तो फ्रांसीसी लोगों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी और कोकोआ लगाया। तो इस कृषि का उत्पादन को वही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हो रहा है। पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी व कोकोआ लगाया, ध्यान रखेंगे। ब्रिटेन वासियों ने भारत और श्रीलंका में, ब्रिटेन वासियों ने भारत व श्रीलंका में चाय, वहां फ्रांसीसी लोग हैं, ये यूरोपियन लोगों द्वारा है। और मलेशिया में रबड़ के बाग लगाए गए, मलेशिया में रबड़ के बाग लगाए, जबकि भारत और श्रीलंका में क्या लगाई, चाय लगाई। इसके अलावा ब्रिटेन वासियों ने पश्चिमी द्वीप समूह में, कैरेबियन द्वीप समूह में या पश्चिमी द्वीप समूह में यहां केला और गन्ना जो है प्रमुख रूप से उत्पादित किया। तो यह भी ब्रिटेन वासियों द्वारा है। कौन से द्वीप समूह में, पश्चिमी, दुनिया में दो द्वीप समूह हैं, एक पश्चिमी और एक पूर्वी। तो पूर्वी द्वीप समूह में इंडोनेशिया और ये सब एरिया आता है, वहां कैरेबियन द्वीप समूह या वेस्ट इंडीज वाला एरिया आता है, तो उस एरिया में केला और गन्ना। स्पेन और अमेरिकी वासियों ने फिलीपींस में, स्पेन और अमेरिकी वासियों ने, स्पेन व अमेरिकी लोगों ने फिलीपींस के अंदर गन्ना और केले का उत्पादन किया। फिलीपींस के अंदर गन्ने व केले का उत्पादन किया अमेरिकन और स्पेनिश लोगों ने। इसके अलावा इंडोनेशिया में डच लोगों ने गन्ने की कृषि की। तो इंडोनेशिया में डच यानी हॉलैंड के लोगों ने गन्ने की कृषि की। ध्यान रखना, फेमस बात बहुत बार आया है, ब्राजील में ऐसे बागान फेजेंडा कहलाते हैं। ब्राजील में ऐसे बागान फेजेंडा, बहुत बार प्रश्न आया है। ब्राजील में कॉफी के बागानों को जो उपनिवेश काल के दौरान बागाती कृषि में प्रयोग किया गया, उसे फेजेंडा कहा जाता है। अंडरलाइन करके इंपोर्टेंट तौर से लिख लेंगे 12वीं वाले बच्चे, बहुत बार आया है। ठीक है, ये प्रमुख जो एरिया थे कौन सी कृषि के, बागाती कृषि के। चलिए आगे बात करते हैं। रोपण कृषि हमारी पूरी हुई। रोपण कृषि के बाद में अगली कृषि जो हमारे सिलेबस में है वो है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। तो एक बात तो ध्यान रखेंगे, सघन कृषि के विपरीत की जाती है। किसके विपरीत? सघन कृषि के विपरीत। सघन कृषि में हमने बात की कि सघन कृषि में खेत का पूर्ण उपयोग करते हैं, भूमि परती नहीं छोड़ी जाती, ऋतुओं में अलग अलग फसलें लेती है, दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में की जाती है। ये उसके बिल्कुल विपरीत स्वरूप है। अब इस स्वरूप में क्या होता है, इस एग्रीकल्चर में बड़े बड़े व्यापारिक एरिया लिए जाते हैं, सामान्य रूप से कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फार्मिंग होती है ये।
पूरे साल एक भूमि पर एक ही फसल बोई जाती है, फसल चक्र का अनुसरण नहीं किया जाता इस एग्रीकल्चर में। तो एक भूमि पर एक फसल बोने से, दूसरा उन देशों में की जा रही है जहां जनसंख्या बहुत कम है, तो एक खेत से उत्पादन पूरे साल में एक बार ही हो रहा है। तो एक फसलीय कृषि होने से इस कृषि में प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। उसके विपरीत देखो, सघन कृषि में प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या हो रहा था, ज्यादा, क्योंकि हम एक खेत को 3 बार बो रहे थे। यहां एक बार, ये एक फसली कृषि है, तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन इसमें कम होता है, जबकि प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि जनसंख्या कम है इन देशों में। इसे व्यापारिक कृषि भी कहते हैं, अनाज के लिए प्रयोग में लाई जा रही है। इसके अलावा यहां मध्य अक्षांशों की बात करूं मैं, तो मध्य अक्षांशों का मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से है, तो वो ठंडे एरिया है, और हमारे यहाँ एरिया में क्या बोया जाता है उस वक्त, गेहूं। तो मध्य अक्षांशों में इसके लिए प्रमुख फसल अनाज है, तो गेहूं एक अनाज में आता है। मध्य अक्षांशों में गेहूं एक प्रमुख फसल है, इसके लिए एक विशेषता प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम, एक फसलीय कृषि है, एक फसल बोई जाती है। अगली विशेषता ध्यान रखेंगे, 2 नंबर विशेषता में इसमें ध्यान रखेंगे कि पूर्ण रूप से विकसित समाज में है। एक अन्य विशेषता तकनीक का अत्यधिक प्रयोग, यानी ट्रैक्टर का, कंबाइन का, इन सब का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसके अलावा खेतों का आकार बड़ा होता है, गेहूं के अलावा जौ, राई, ये सब फसलें, मक्का भी इनमें साथ में ही बोया जाता है। ध्यान रखेंगे इस पूरी बात को। सामान्य रूप से घास के क्षेत्रों में की जाती है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में इस प्रकार की एग्रीकल्चर आपको देखने को मिलेगी। एरिया पर बात कर लेते हैं हम कि क्या क्या प्रमुख एरिया है इस फसल का। चलिए इस फसल के प्रमुख एरिया पर बात करते हैं। तो मैंने बात की कौन से घास के मैदानों में, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में की जाती है। ऐसे घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, अर्जेंटीना में पंपास, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्डस, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, यूरोप और एशिया में स्टेपीज, और न्यूजीलैंड में इन्हें कैंटबरी कहा जाता है। न्यूजीलैंड में इन्हें कैंटबरी कहा जाता है। इन घास के मैदानों में देखो, इधर भी ठंडे एरिया है, मध्य अक्षांश है, नीचे भी मध्य अक्षांशों में है, तो इन एरियो में ये एग्रीकल्चर होती है। प्रेरी, स्टेपीज, कैंटबरी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान, दक्षिण अफ्रीका में वेल्डस और अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदानों में इस प्रकार की एग्रीकल्चर का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। चलिए अगली बात करते हैं मिश्रित कृषि की। इतनी ही थी, एक फसलीय कृषि है, पूर्ण विकसित समाज है, खेतों का आकार बड़ा होगा, संपूर्ण तकनीक का प्रयोग करेंगे, ट्रैक्टर, कंबाइन, इन सब का। मध्य अक्षांशों में गेहूं, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जौ, राई, मक्का घास के मैदानों में होती है। सघन कृषि के विपरीत है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम और प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या होता है, इसमें ज्यादा होता है। अगली कृषि है मिश्रित कृषि। तो पहली बात तो मिश्रित कृषि का मतलब समझ लेंगे। इसमें कृषि प्लस पशुपालन साथ में किया जाता है, और महत्वपूर्ण विशेषता है शस्यावर्तन।
तीसरा, इस कृषि को 3 खेत प्रणाली भी कहा जाता है। क्या होता है, एक भाग पर तो हम कृषि करते हैं खेत के, एक भाग पर हम पशुओं को रखते हैं और एक भाग पर पशुओं के साथ पशुओं के खाने के लिए चारा फसल उगाई जाती है। अब क्या होता है, ये बार बार कभी कृषि को यहां, पशुओं को यहां, चारे को यहां बदलते रहते हैं, खेतों को शस्यावर्तन करते रहते हैं ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे, ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। तो मिट्टी की उर्वरता बनी रहने से भी इस खेती में इसका प्रयोग होता है। विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में यह कृषि की जाती है, विशेषताओं में पहली विकसित देशों में की जाती है। विकसित देशों में की जाती है। दूसरा, इसके भाग है उत्तरी पश्चिमी यूरोप। हम बहुत बार इसे कर चुके हैं कि जनसंख्या के लिए फेमस है। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यह भी सघन जनसंख्या में है। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, हम पिछले वाले मैप पर इसी पे बात कर लेंगे। तीसरा, इसके साथ यूरेशिया के कुछ भाग और दक्षिणी अमेरिका के समशीतोष्ण भागों में यह कृषि की जाती है। देख लेंगे। तो सबसे पहले उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी अमेरिका के समशीतोष्ण भागों वाले एरिए, इन सब देशों में ये कृषि की जाती है। तो इसका हम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यूरेशिया का भी कुछ भाग है, ठीक है। तो क्या होता है, कृषि के साथ पशुपालन किया जाता है, तो दोनों उत्पादों पर कृषक इसमें निर्भर रहता है। तो दोनों प्रकार के उत्पाद जो हैं इस पर इसमें कृषक निर्भर रहता है। अब चारे की फसल, चारे की फसल इसका मुख्य घटक है। साथ में चारे की फसल मुख्य रूप से साथ में बोई जाती है। इसके अलावा पहले वाले में खेतों का आकार छोटा था, फिर 2 में खेतों का आकार बड़ा आया, इसमें खेतों का आकार मध्यम होता है। खेतों का आकार मध्यम होता है। खेत यानी जोते जो है वो मध्यम आकार की, यानी छोटे और ज्यादा बड़े के बीच का भाग होता है। गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, गेहूं, जौ, राई, जई और मक्का और चारा फसल इनके साथ जो है प्रमुख रूप से बोई जाती है। पशुपालन में हम कुक्कर, मुर्गियां, भेड़, सूअर, गायें, ये सब पशु इनके साथ पाले जाते हैं। चलिए, ये प्रमुखता। इसके अलावा अधिक पूंजी व्यय, अधिक पूंजी व्यय, अधिक पैसा, वनस्पति की खाद, अधिक कुशल श्रमिक, इन सब का प्रयोग इस एग्रीकल्चर में किया जाता है, मिश्रित कृषि में किया जाता है। ये एक और एग्रीकल्चर थी, मिश्रित कृषि, जिसमें कृषि और पशुपालन एक साथ चलते हैं।